नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 24 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और उपयोगी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय विरासत और संस्कृति से जुड़ी एक खबर आई है जो हाल ही में कोंडूमानाल महापाषाण कालीन स्थल की खुदाई चल रही है और इस पे किस बात पे चर्चा होगी तो भारतीय विरासत स्थल के बारे में, कोंडूमानाल महापाषाण कालीन स्थल पे और महापाषाण कालीन की संस्कृति के बारे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चर्चा में क्यों है? तो ये राज्य पुरातत्व विभाग जो है वो चेन्नई ने तमिलनाडु के ईरोड जिले में कोंडूमानाल खुदाई स्थल से 250 केयर्न सर्कल की पहचान की है, इसलिए ये चर्चा में है। ब्यूरर इसका अगर देखें हम लोग तो केयर्न सर्कल प्रागैतिहासिक पत्थरों का समांतर रैखिक व्यवस्था है होती है और मेगालिथ या महापाषाण एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ संरचना स्मारक बनाने के लिए किया गया है। और महापाषाण या मेगालिथ शब्द का प्रयोग जो उन बड़ी पत्थर की संरचनाओं का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनका निर्माण शवों को दफन किए जाने वाले स्थलों या स्मारक स्थलों के रूप में किया जाता है। और कोंडूमानाल कहाँ है? अगर इसको देखें तो यह तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित एक गांव है और यह स्थल एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह कावेरी की सहायक नदी नायल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है और कोंडूमानाल से प्राप्त प्रमुख अवशेष की अगर बात करें हम तो वहाँ से अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, पहली बार किसी कब्र स्थल पर 10 से अधिक बर्तन तथा कटोरे की खोज की गई है। सामान्य रूप से किसी कब्र स्थल पर 3 या 4 बर्तन मिलते हैं। खोज का महत्व अगर देखें कि खोज का महत्व क्या है तो यह पत्थरों की अधिक संख्या या पत्थरों के बड़े आकार से यह पता चलता है कि यह कब्र एक ग्राम प्रधान या समुदाय के प्रमुख की हो सकती है। और मेगालिथिक संस्कृति में दफनाने के बाद अपनाई जाने वाली अनुष्ठान प्रक्रिया मृत्यु के बाद के जीवन संबंधी अवधारणा का भी पता चलता है। ऐसा हो सकता है कि लोगों का ऐसा विश्वास हो कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद एक नया जीवन मिलता है, अतः कक्षों के बाहर अनाज और अनाज से भरे कटोरे रखे गए थे। आयताकार कक्षनुमा ताबूत एक पत्थर से निर्मित छोटे ताबूत जैसा बॉक्स पत्थर के फलकों से बना होता तथा पूरी कब्र के पत्थरों से घेरकर बनाया जाता है। स्थल से प्राप्त अन्य अवशेष की अगर बात करें तो वहाँ से जो प्राप्त हुआ है, एक जानवर की खोपड़ी प्राप्त हुई है और मोती, ताम्र गलाने वाली इकाइयाँ, एक कार्यशाला की मिट्टी की दीवारें, कुम्हार के बर्तन, तमिल ब्राह्मी लिपि के लेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं। पूर्व में किए गए उत्खनन कार्य, जो पहले किए गए उत्खनन कार्य हैं वो कोंडूमानाल के पूर्व में किए गए उत्खनन कार्यों में से पता चला है कि इस ग्राम में बहुजातीय समूह निवास करते थे। यह स्थल 5वीं शताब्दी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक एक व्यापार सह औद्योगिक केंद्र था। और देखते हैं अगला जो है भूगोल से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो है जापान तथा चीन के बीच विवादित द्वीप। दोस्तों, जापान और चीन के बीच में विवादित एक द्वीप है उस पर बात होगी और इससे जुड़ी ये है जो चर्चा करने योग्य फैक्ट है कि भौगोलिक विशेषताएं और उनकी स्थिति भारत के हितों पर देशों की नीतियां और राजनीति के प्रभाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर सेनाकू द्वीप विवाद में है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में इसलिए आया कि जापान की एक स्थानीय परिषद में चीन और ताइवान के विवादित सेनाकू द्वीपीय क्षेत्र में स्थित कुछ द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति बदलने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके प्रमुख बिंदु ये हैं कि विधेयक के अनुसार टोक्यो द्वारा नियंत्रित सेनाकू द्वीप के पास स्थित एक द्वीप जिसे जापान में टोनोशिरो तथा ताइवान में जापान में दियोयस के नाम से जाना जाता है का नाम बदलकर टोनिशिरो सेनाकू कर दिया गया है। और ओकिनावा द्वीप पर इशिगाकी नामक एक नगर स्थित है।
इसागाकी नगर परिषद के एक हिस्से को टोनोशिरो के रूप में भी जाना जाता है। इससे लोगों में क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अतः इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र के नाम में परिवर्तन किया गया है। देखते हैं चीन की प्रतिक्रिया इस पे क्या है। तो चीन की डियोयू द्वीप तथा उससे संबंध क्षेत्र को अपनी सीमा में स्थित मानता है। चीन के अनुसार जापान द्वारा क्षेत्र की प्रशासनिक स्थिति में किया गया बदलाव चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है और चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। इसके अतिरिक्त चीन ने द्वीपों के आसपास के क्षेत्र में जहाज़ों के बड़े बेड़े को भेज दिया। बेड़े को मतलब होता है समूह को भेज दिया। ताइवान की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो ताइवान का कहना है कि डियोयू द्वीपीय क्षेत्र उसके क्षेत्र का हिस्सा है और इन द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति में किया जाने वाला किसी प्रकार का बदलाव ताइवान के लिए अमान्य है। देखते हैं सेनाकू द्वीप विवाद में क्यों है। तो ये अवस्थिति के कारण ये विवाद में है। इस विवाद का कारण पूर्वी चीन सागर में स्थित 8 निर्जन द्वीप है जिनका कुल क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर है। ये ताइवान के उत्तर पूर्व चीनी मुख्य भूमि के पूर्व में और जापान के दक्षिण पूर्व प्रांत ओकिनावा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो सेनाकुकू डियोयू द्वीपों को औपचारिक रूप से वर्ष 1895 में से जापान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक लघु अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी इस क्षेत्र को नियंत्रित किया गया था। यहाँ अनेक द्वीपों पर लोगों का निजी नियंत्रण रहा है। चीन ने वर्ष 1970 के दशक में इस क्षेत्र पर ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देते हुए सेनाकुकू और डियोयू द्वीपों पर दावे करना शुरू कर दिया था और सितंबर 2012 में जापान द्वारा एक निजी मालिक से विवादित द्वीपों को खरीदने पर तनाव फिर से शुरू हो गया। और विवादित क्षेत्र का आर्थिक महत्व अगर हम देखें तो आर्थिक के नज़रिए से ये महत्वपूर्ण क्यों होता है कि यहाँ संभावित तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। सेनाकुकू द्वीप पे संभावित तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास स्थित है। ये समृद्ध मत्स्य क्षेत्र में स्थित है। विवाद का कारण ये है कि यह क्षेत्र चीन, जापान, ताइवान के अतिव्यापी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है क्योंकि चीन और जापान को अलग करने वाले पूर्वी चीन सागर की लंबाई केवल 360 समुद्री मील है जबकि EEZ की लंबाई जो है 200 समुद्री मील मानी जाती है। देखते हैं अमेरिका की भूमिका इसमें क्या है। तो अमेरिका वर्ष 2014 में अमेरिका ने यह स्पष्ट किया था कि जापान की सुरक्षा के लिए की गई अमेरिका जापान सुरक्षा संधि विवादित द्वीपों को भी कवर करती है। अतः सेनाकुकू द्वीप विवाद में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि बढ़ती राष्ट्रवादी भावना तथा राजनीतिक अविश्वास देशों को बड़े संघर्ष की ओर ले जा सकता है। अतः देशों को चाहिए कि वे विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें, न कि युद्ध करने का। युद्ध में कभी फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। देखते हैं भारतीय राजनीति से संबंधित करेंट अफेयर्स। दोस्तों, भारतीय राजनीति से संबंधित राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, सामान्य अध्ययन संसदवाद संघवाद के बारे में, राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली नोटा के बारे में बात होगी और राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य और राज्यसभा से संबंधित विभिन्न मुद्दे पे भी चर्चा होगी। तो इसलिए आप लोग धैर्य बना के हमारे साथ रहिए। आपको हर एक क्वेश्चन से और टॉपिक से रूबरू कराया जाएगा। MCQ से के माध्यम से केवल आप स्पीड गेन कर सकते हैं, जानकारी अधूरी होती है। तो इसलिए आप लोग पूरा पढ़िए, हमारे चैनल से पढ़िए और किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़िए आप। तो चर्चा में ये क्यों आया इसको देखें अगर, तो हाल ही में राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं कि कुछ समय पूर्व कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कुछ सीटों पर मतदान स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, इसके प्रमुख बिंदु ये हैं कि जिन 19 सीटों पर मतदान का आयोजन किया गया उनमें से लगभग सभी में मतदान का परिणाम काफ़ी स्पष्ट रहा। हालांकि मणिपुर में इस तथ्य को लेकर विवाद हुआ कि किसे चुनाव में मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं। इस प्रकार के विवाद मुख्य रूप से राज्यसभा चुनावों से संबंधित नियमों को अलग अलग व्याख्या के कारण उत्पन्न होते हैं और ध्यातव्य है कि इसी कई विशेषताएं हैं जो आम चुनावों और राज्यसभा के चुनावों को अलग करती है। राज्यसभा सदस्यों के चयन की प्रक्रिया नियमों के अनुसार केवल राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं।
राज्य के विधायक प्रत्येक 2 वर्ष में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं। और उल्लेखनीय है कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक अस्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त इस्तीफे और मृत्यु, अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाले रिक्तियाँ को उपचुनाव के माध्यम से भरा जाता है, जिसके पश्चात चुने गए लोग अपने पूर्ववर्तियों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। और नियमों के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल जो है वो करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अनुमानित और प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। अन्य शब्दों में कहें तो एक या एक से अधिक दलों से संबंधित सांसदों का एक दल अपनी पसंद के सदस्य का चुनाव कर सकता है। यदि उनके पास अपेक्षित संख्याएं हो तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता एक ही वोट देता है, किंतु वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात वो बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली वरीयता कौन है और दूसरी तीसरी वरीयता कौन है। और एक उम्मीदवार को जीतने के लिए पहली वरीयता के वोटों की एक निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता होती है। यदि पहले दौरे की मतगणना में एक से अधिक उम्मीदवार निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो दूसरे दौर की मतगणना की जाती है। राज्यसभा में नहीं होता है गुप्त मतदान और राज्यसभा चुनावों के लिए खुली मतपत्र प्रणाली होती है, ओपन बैलेट सिस्टम होता है, किंतु इसके अंतर्गत खुलापन काफ़ी सीमित रूप में होता है। अगर क्रॉस वोटिंग की जांच करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था अपनाई गई जिसमें प्रत्येक दल के विधायक को मत पेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। नियमों के अनुसार यदि एक विधायक द्वारा स्वयं के दल को अधिकृत एजेंट की अतिरिक्त किसी अन्य दल के एजेंट को मतपत्र दिखाया जाता है तो वह मत अमान्य हो जाएगा। वहीं अधिकृत एजेंट को मतपत्र न दिखाना भी मत को अमान्य कर देगा। देखते हैं राज्यसभा और नोटा में संबंध क्या है। तो भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा 24 जनवरी 2014 और 12 नवंबर 2015 को 2 परिपत्र जारी किए गए थे, जिसमें राज्यसभा चुनावों में नोटा नॉन ऑफ द एबव के विकल्प के प्रयोग की बात की थी। हालांकि 21 अगस्त 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जस्टिस AM खानविलकर तथा जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नोटा डिफेक्शन को बढ़ावा देगा और इससे भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खुलेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिए। देखते हैं राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा अपने नाम के अनुरूप ही राज्यों का एक सदन होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य जो होते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों से संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। देखते हैं अर्हता। राज्यसभा के सदस्यों की लिए योग्यता क्या होनी चाहिए हो, तो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो तो राज्यसभा सदस्यों की सीट के लिए योग्य है। देखते हैं विकृत मस्तिष्क का न हो। दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें, यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे कि राज्यसभा लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों को अंकुश लगाने में सहायता करता है। तो देखते हैं अगला जो है शासन और व्यवस्था संबंधी करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस पे बात हम लोग करेंगे मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में और योजनाएं सामाजिक सशक्तिकरण योजना के बारे में भी बात होगी। और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, मनरेगा, आयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण विकास में मनरेगा कार्यक्रम की भूमिका, प्रवासी श्रमिकों से संबंधित
चुनौतियों के बारे में बात होगी। देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, चर्चा में इसलिए कि भारत सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रम मनरेगा के आधार पर एक झारखंड सरकार शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, इसके प्रमुख बिंदु ये हैं कि झारखंड सरकार की इस योजना के तहत शहरी श्रमिक कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकेगा। कि झारखंड सरकार की यह योजना अपने मूल उद्देश्य में भारत सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कार्यक्रम से पूरी तरह विपरीत है। जहां एक ओर केंद्र सरकार के मनरेगा कार्यक्रम में मुख्य रूप से अकुशल श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण वयस्कों को लक्षित किया गया है, वहीं झारखंड सरकार की इस योजना में राज्य के शहरी श्रमिकों को लक्षित किया गया है। झारखंड के शहरी गरीबों को मौजूद संकट के दौर में आजीविका का एक साधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य शुरू की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना रखा जाएगा। गौरतलब है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के तहत दी जा रही मजदूरी से लगभग 40% अधिक होगी और कि झारखंड के मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन 194 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इस संबंध में तैयार किए गए मसौदे के अनुसार योजना के तहत काम मांग के आधार पर प्रदान किया जाएगा और इसमें काम को स्वच्छता, जल संचयन, वृक्षारोपण, सार्वजनिक निर्माण, मरम्मत, आश्रय गृहों के प्रबंधन जैसी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। दोस्तों, मनरेगा की तरह झारखंड सरकार की योजना में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता तभी प्रदान किया जाएगा जब कोई शहरी स्थानीय निकाय रोजगार की मांग करने वाले व्यक्ति को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रहता है। कि इस कार्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज़ को अलग से फंड प्रदान किया जाएगा। कार्य पूरा होने के 7 दिनों के भीतर राशि श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी, जिस योजना के तहत मजदूरी के भुगतान को पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस योजना के मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में कार्य पूरा होने के पश्चात 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है। इससे पूर्व केरल ने शुरू की थी ये योजना और इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जबकि इससे पूर्व केवल केरल सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। और केरल में अयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। केरल सरकार की यह योजना भी मनरेगा के ही समान है, किंतु इसमें ग्रामीण श्रमिकों के साथ पर शहरी गरीबों को लक्षित किया जाएगा। और केरल सरकार की इस योजना में महिलाओं को खास प्राथमिकता दी गई है। योजना से संबंधित नियमों के अनुसार योजना के कुल लाभार्थियों में से लगभग 50% महिलाएं होंगी। योजना की आवश्यकता ये क्यों थी? तो भारत में यह एक बहुप्रचलित धारणा है कि गरीब का मतलब ग्रामीण होता है, जो कि एक आंशिक रूप से भले ही सही हो सकता किंतु पूर्ण रूप से सही नहीं है। इस धारणा के कारण देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तो काफ़ी योजनाएं बनाई गई है, किंतु शहरी क्षेत्रों को केंद्र में रखकर कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। ऐसे में जब कोई संकट आता है तो इसके कारण देश की शहरी आबादी काफ़ी अधिक प्रभावित होती है, इसलिए ये बनाया गया है। तो इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि एक अनुमान के अनुसार राज्य के लगभग 13 से 14 लाख परिवार शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जिसमें से तकरीबन 15% लोग आकस्मिक मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लागू किए गए लॉकडाउन के कारण झारखंड के शहरी क्षेत्रों के तकरीबन 25% परिवार काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के 1 मई से अब तक झारखंड में लगभग 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अन्य क्षेत्रों से वापस लौटकर आए हैं, जिन्हें आजीविका उपलब्ध कराना राज्य सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती बन गई है। झारखंड समेत देश के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है और विशेषज्ञों के अनुसार झारखंड सरकार की इस नई योजना के कार्यान्वयन कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद शहरी क्षेत्रों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को काफ़ी मदद मिलेगी। झारखंड के राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब तक 2.5 लाख प्रवासी श्रमिकों का कौशल सर्वेक्षण किया गया है और इस सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न राज्यों से लौटे 30% श्रमिक अकुशल श्रमिक हैं। इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की जा रही यह योजना मौजूदा परिस्थितियों के संदर्भ में यह सराहनीय कदम है। आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर सभी हितधारकों के साथ
विचार विमर्श किया जाए और सभी उपयुक्त सुझावों के साथ इसमें सुधार कर इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि महामारी से प्रभावित गरीब श्रमिक को तत्काल इस योजना से लाभ प्राप्त हो सके। देखते हैं जीव और पर्यावरण। दोस्तों, वन्य जीव तस्करी के बारे में चर्चा, संरक्षण, राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में चर्चा होगी। विश्व स्तर पर वन्य जीव तस्करी रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा एक वन्य जीव तस्करी समूह का खुलासा किया गया है, जिसके तहत राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट से 2 लोगों को 22 विदेशी तोते की विभिन्न प्रजातियों के साथ गिरफ्तार कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाते हैं कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अनुसार ये पक्षी बांग्लादेश से कोलकाता के रास्ते तस्करी करके लाए जा रहे थे तथा इन्हें बंगलुरु पहुंचाया जाना था। राजस्व खुफिया निदेशालय की बात अगर माने हम देखें तो राजस्व खुफिया निदेशालय एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, देखते हैं राजस्व खुफिया निदेशालय। तो राजस्व खुफिया निदेशालय एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। यह भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया जांच एवं संचालन एजेंसी है। इसके अलावा इस एजेंसी द्वारा ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक विदेशी मुद्रा और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य किया जाता है। राजस्व खुफिया निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है। इस तस्करी के गिरोह को पकड़ने के लिए कोलकाता हवाई अड्डे पर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो तथा सीमा शुल्क विभाग द्वारा इस संयुक्त अभियान को संचालित किया गया है। विदेशी पक्षियों को कोलकाता के अलीपुर में स्थित प्राणी उद्यान को सौंप दिया गया है। जब्त किए गए इन पक्षियों को दुर्लभ तोते की कई प्रजातियों हंकीच मेकाऊ, पेस्टेक, पैरेट, सीबियर मेकाऊ, हैनस मेकाऊ भी शामिल हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी, नकली सामान तथा मानव तस्करी के बाद अवैध रूप से वन्य जीवों के व्यापार को वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े संगठित अपराध के रूप में शामिल किया जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं तथा थाईलैंड के निकट होने के कारण सीमा पर वन्यजीव तस्करी के लिए सर्वाधिक भेद माने जाते हैं। और संरक्षित प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधान के बारे में अगर देखें तो तस्करी करने के लिए लाए गए इन पक्षियों को अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। अवैध रूप से आयातित इन पक्षियों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 के तहत जब्त कर लिया गया, जो वन्य जीवों के वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स के प्रावधानों तथा विदेश व्यापार नीति के तहत संरक्षित है। देखते हैं CITES के बारे में। दोस्तों, वर्ष 1973 के वाशिंगटन सम्मेलन में CITES पर सहमति बनी और यह समझौता 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। यह जीवों एवं उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। यह विभिन्न राष्ट्रों को निर्देश भी देता है कि वे अपने राष्ट्र में अवैध जीव व्यापार को नियंत्रित रखें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 48 और 49 की जंगली जानवरों और जानवरों से निर्मित सामान एवं इनके किसी अंग को व्यापार या वाणिज्य का प्रतिबंध भी लगाती है। ऐसे अपराध करने पर 7 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है। देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, सबसे बड़ा IPO लॉन्च की तैयारी हो रही है। पूंजी बाजार के बारे में बात होगी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में और भारतीय जीवन बीमा निगम IPO जारी करने के महत्व के बारे में बात होगी। ये दोस्तों चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके प्रमुख बिंदु यह है कि देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ता के आकार और पैमाने को देखते हुए भारतीय पूंजी बाजार में भारतीय जीवन बीमा निगम IPO सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। और LIC का IPO देश का सबसे बड़ा IPO माना जाता है। और वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में LIC के प्रस्तावित IPO की प्रक्रिया में परामर्श देने के लिए फर्मों, निवेश बैंकरों एवं वित्तीय संस्थानों सहित लेन देन और सलाहकारों से आवेदन प्राप्त किए गए हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की मदद से LIC के IPO को जारी करने पहले
2 सलाहकारों की प्री आईपीओ की नियुक्ति की मांग की गई है, जिन्हें कम से कम 5,000 करोड़ रुपए के आकार के आईपीओ की लेनदेन का सफल प्रावधान या कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के पूंजी बाजार के लेनदेन का सफलतापूर्वक प्रावधान करने का अनुभव हो। देखते हैं बीमा बाजार में एलआईसी का आकार और स्थिति के बारे में। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा आईपीओ के माध्यम से एलआईसी में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी का 5 से 10% बेचने पर एलआईसी के शेयर बिक्री सर्वाधिक होने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2018-2019 में 9.4% की वृद्धि के साथ एलआईसी की कुल संपत्ति 31.11 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर रही। दोस्तों, एलआईसी को वर्ष 2018-19 के दौरान अपने इक्विटी निवेश से 23,621 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष के 25,646 करोड़ रुपए से 0.89% कम रहा था। कुल प्रथम वर्ष के प्रीमियम टोटल फर्स्ट ईयर प्रीमियम में निगम की बाजार हिस्सेदारी 66.24% तथा वर्ष 2018-19 में नई नीतियों में हिस्सेदारी 74.71% रही है। दोस्तों, देखते हैं समग्र विनिवेश रोड मैप में एलआईसी की भूमिका। दोस्तों, बजट वर्ष 2020-2021 में सरकार द्वारा एलआईसी के आईपीओ को जारी करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निजी, खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों को आईडीबीआई बैंक में सरकार की इक्विटी बेचने का प्रस्ताव दिया गया। और दोस्तों, भारत सरकार को एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने से 90,000 करोड़ रुपए का अन्य विनिवेश माध्यम से 1.2 लाख करोड़ रुपए प्राप्त जुटाने की उम्मीद है। सरकार द्वारा 3 वर्ष पूर्व इससे पहले भी आईपीओ के माध्यम से जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के शेयरों को सूचीबद्ध किया गया था। दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है तो अगर इसको देखें तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने शेयरों की बिक्री करती है। यह नई या पुरानी कंपनी हो सकती है जो किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का फैसला करती है और इसके साथ ही वह पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। इसके बाद शेयर बाजार में उसके शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा सार्वजनिक रूप से नए शेयर जारी करके पूंजी जुटा सकती है या फिर मौजूदा शेयर धारक अपने शेयर जनता को बेच सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के बाद कंपनी के शेयरों का खुलना बाजार में कारोबार होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में अगर हम बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और भारतीय जीवन बीमा निगम को बाजार में लगातार नवीन और लाभदायक नीतियों को लाने के लिए जाना जाता है। सामान्य तौर पर एलआईसी पॉलिसी को बीमा बाजार में एक बेंचमार्क माना जाता है और आईपीओ के माध्यम से प्राप्त अपेक्षित लाभ के बारे में अगर बात करें तो आईपीओ निश्चित रूप से एलआईसी के मामलों में पारदर्शिता लाएगा। यह स्टॉक एक्सचेंज को समय पर वित्तीय संख्या, फाइनेंशियल नंबर्स और अन्य बाजार से संबंधित घटनाओं को सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। आईपीओ के माध्यम से वे निवेशक अंडरराइटिंग लाभ के साथ साथ अपने निवेशों पर भी लाभ कमा रहे हैं। निवेशक बीमा क्षेत्र की इक्विटी लेने से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। एक्सचेंजों की सूचीबद्ध होने के बाद विभिन्न इक्विटी एवं बॉन्ड इक्विपमेंट में एलआईसी इन्वेस्टमेंट भी कड़ी जांच के दायरे में आ जाएगा, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी खबर देखें अगर तो पेपर आधारित माइक्रोस्कोप फोल्ड स्कोप के बारे में बात करेंगे। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण बात करेंगे, फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए कि माइक्रोस्कोप जनरल माइक्रोस्कोपिक में प्रकाशित शोध के अनुसार भारत के डॉक्टरों की एक टीम के रोगों के दैनिक परीक्षण में फोल्ड स्कोप नामक वहनीय माइक्रोस्कोप का निर्माण तथा सत्यापन किया है। इसके प्रमुख बिंदु ये हो जाते हैं कि माइक्रोस्कोप एक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग उन वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें नग्न आँखों से देख पाना संभव नहीं होता। इस शोध का उद्देश्य विकासशील देशों में वैज्ञानिक के लिए वहनीय तथा आसान उपकरण उपलब्ध कराना है। दोस्तों, फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो एक वहनीय माइक्रोस्कोप है जिसे सरल घटकों यथा कागज की शीट, लेंस, मोबाइल फ़ोन, गोंद आदि से बनाया जाता है। फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप को फिर से इसके घटकों में पृथक किया जाता है, अतः इसका नाम फोल्ड स्कोप रखा गया है।
तो दोस्तों फोल्डस्कोप में नमूनों की तस्वीरें लेने के लिए मोबाइल फ़ोन की उपयोग किया जाता है, जिसे गोंद की बूंदों का उपयोग करके फोल्डस्कोप पर स्थापित किया जा सकता है। इसे बनाने की जो लागत है 100 रुपये से भी कम है। फोल्डस्कोप के कार्य प्रणाली की अगर बात करें तो नमूने के अवलोकन के लिए फोल्डस्कोप के साथ नमूने की स्लाइड को लगाया जाता है। फोल्डस्कोप के साथ मोबाइल फ़ोन को स्थापित किया जाता है और इसकी मदद से नमूने को देखा जा सकता है और नमूने की तस्वीरों को मोबाइल के जूम फंक्शन का उपयोग करके बड़ा किया जाता है और इसे मोबाइल मेमोरी कार्ड पर संग्रहित किया जा सकता है। फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप का महत्व अगर देखें तो यह ले जाने व आसान, पोर्टेबल तथा टिकाऊ है, जो पारंपरिक सूक्ष्मदर्शी के समान प्रदर्शन करता है। फोल्डस्कोप का उपयोग मुंह संबंधी स्वास्थ्य जांच, मूत्र पथ के संक्रमण, लीशमैनियासिस, सैंड फ्लाई के कारण प्रसारित होने वाला एक रोग है। शिस्टोसोमियासिस एक प्रकार का रक्त संबंधित विकार है, गुर्दे, पथरी आदि के निदान में उपयोग किया जा सकता है। इस प्राथमिक निदान के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियोजित किया जा सकता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र के अलावा इसका उपयोग कृषि में किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में फसलों तथा जानवरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न सूक्ष्मजीवों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं विविध में यह है कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। दोस्तों देखते हैं कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। तो दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से नीति आयोग 24 जून 2020 को डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करेगा, जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। देश में जलवायु और जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है कि सरकार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे और इस परियोजना के माध्यम से देश में परिवहन उत्सर्जन से संबंधित एक मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाए, जो कि सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन चुनौतियों पर विस्तृत इनपुट प्रदान करेगा। इस परियोजना के माध्यम से भारत की विशिष्ट जरूरतों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और भारत की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF की यह परियोजना वैश्विक पटल पर उभरते देशों की सरकारों को अनेक परिवहन उत्सर्जन को कम करने और उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के तरीकों की पहचान करने में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF कुल 60 सदस्यों देशों वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन देशों के लिए एक परिवहन नीति के निर्माण में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और साथ ही यह विभिन्न देशों को परिवहन मंत्रियों का वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित करता है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2008 में इस संगठन का सदस्य बना है। देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। तो 23 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को तत्कालीन कलकत्ता के एक संपात परिवार में हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कोलकाता के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1921 में कलकत्ता से अंग्रेजी में स्नातक किया, जिसके पश्चात उन्होंने वर्ष 1923 में कलकत्ता से ही बंगाली भाषा में साहित्य और पर स्नातक की डिग्री प्राप्त की। भारतीय जनसंख्या के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं को एक महाशिक्षाविद एवं चिंतक के रूप में याद किया जाता है। तो वर्ष 1934 में डॉक्टर मुखर्जी को मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1944 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिंदू महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किंतु 4 वर्ष के भीतर ही उन्होंने इस पद को इस्तीफा दे दिया और मुखर्जी का मत था कि हिंदू महासभा को केवल हिंदुओं के दल के रूप में भी सीमित नहीं रहना चाहिए। पंडित नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया, किंतु 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने आंतरिक मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात 21 जून 1951 को दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। मई 1953 में जम्मू में डॉक्टर मुखर्जी के हिरासत में ले लिया गया, जिसके पश्चात 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों
देखते हैं H-1B वीज़ा। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क वीज़ा पर इस वर्ष के अंत तक लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार यह कदम उन लाखों अमेरिकी नागरिकों की मदद करने के लिए काफ़ी आवश्यकता है जो कोरोना वायरस के महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के चलते बेरोजगार हो गए हैं। दोस्तों, बेरोजगार हो गए हैं। अमेरिका प्रशासन के इस निर्णय को बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर, कई अमेरिकी तथा भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें वित्तीय 2021 के लिए अमेरिका सरकार द्वारा H-1 वीज़ा जारी किया गया था। और ध्यातव्य है कि अमेरिकी प्रशासन के अनुसार अमेरिका में बेरोजगारी दर फरवरी 2020 और मई 2020 के बीच लगभग चौगुनी हो गई है। यह नया नियम के केवल उन लोगों पर लागू होगा जो वर्तमान में अमेरिका से बाहर और उनके पास वैध गैर अप्रवासी वीज़ा अथवा देश में प्रवेश करने के लिए वीज़ा के अतिरिक्त आधिकारिक यात्रा दस्तावेज नहीं हो। और गौरतलब है कि अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को H-1 वीज़ा प्राप्त करना होता है। H-1 वीज़ा मुख्य रूप से ऐसे विदेशी पेशेवरों के लिए जारी किया जाता है जो किसी खास कार्य में कुशल होते हैं। दोस्तों, देखते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 23 जून को लोक सेवा पब्लिक सर्विस में कार्यरत लोगों को सम्मान व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। तो आगे देखते हैं, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विकास की प्रक्रिया को लोक सेवा के योगदान को रेखांकित करना है। इसके अतिरिक्त इस दिवस पर लोक सेवकों के कार्य को एक ऐसा नई पहचान देने और युवा को लोक सेवक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस दिवस को एक मान्यता देने और लोक सेवा के मूल्य को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार अवार्ड कार्यक्रम की स्थापना की थी। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा समय को नागरिक के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। और माय बुकमार्क्स में भेजें प्रिंट PDF। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कैसी लगी वीडियो, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई फीडबैक होता है तो ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू।